एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। तो चलिए देख लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। कोई भी दो बॉन्डेड एटम है, दो बॉन्डेड एटम मतलब कि जिन्होंने आपस में क्या किया है, बॉन्ड बनाया है, तो उनके न्यूक्लियस के उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो कोई भी दो एटम है, उनमें आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ये अट्रैक्शन क्यों होगा, तो देखिए हमको ये मालूम है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए अट्रैक्शन होते हुए एक एक डिस्टेंस ऐसा आएगा कि उस डिस्टेंस पर अब ना तो उनमें अट्रैक्शन होगा और ना ही रिपल्सन होगा। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, उन दोनों एटम के बीच के इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, और इसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो हमने अभी ये देख लिया कि किन्हीं भी दो एटम के बीच में अट्रैक्शन कैसे होता है। अब हम ये देखते हैं कि किन्हीं भी दो एटम के बीच में रिपल्सन कैसे होगा। तो हमको मालूम है कि एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। उसी तरह एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इस तरह से उन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। पर एक वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जिस पर अब दोनों एटम में ना ही अट्रैक्शन होगा और ना ही रिपल्सन होगा, वही जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, उसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर दोनों ही एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक, अब चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए कि बॉन्ड लेंथ इज़ द इक्विलिब्रियम और मिनिमम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम और मिनिमम डिस्टेंस वही जो पीछे मैंने बताया कि जहाँ पर अट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, रिपल्सन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक, मतलब कि उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम देन दोज डिस्टेंस इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। मतलब कि क्या है कि देखिए जैसे ही दो एटम के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और एक डिस्टेंस मतलब कि वही इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बहुत ही क्या होती है, मिनिमम होती है। तो उस मतलब कहने का मतलब ये है कि वो डिस्टेंस जिस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो वही डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अब वो किस डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर, जहाँ पर अट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, रिपल्शन। तो उसी डिस्टेंस पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, मिनिमम होगी। तो उसी डिस्टेंस पर उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि बॉन्ड लेंथ आर यूजुअली मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। जो बॉन्ड लेंथ है हम उनको इन मेथड्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जिसमें से पहली मेथड है हमारी कौन सी, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, दूसरी है बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, और तीसरी है बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हम जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम इन यूनिट्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, हम आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर कर सकते हैं, पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं, और नैनोमीटर में क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें से हमारा पहला फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज़। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि एटॉमिक साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ हम बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज़ होगी कि एटॉमिक साइज़
एटम का जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। ठीक, तो कार्बन से जैसे ही हम टिन तक जाएंगे, मतलब ग्रुप में हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा। कार्बन का साइज़ थोड़ा छोटा, सिलिकॉन का थोड़ा बड़ा, फिर जर्मेनियम का थोड़ा और बड़ा और टिन का और बड़ा। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ हमारा बड़ा होता जाएगा। तो एटॉमिक साइज़ बड़ा होने से जो बॉन्ड लेंथ है वो भी हमारी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन से हम जब आयोडीन की तरफ जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा, फिर क्लोरीन का थोड़ा बड़ा, फिर ब्रोमीन का और बड़ा, फिर आयोडीन का और बड़ा। तो जिस तरह से हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो एटॉमिक साइज़ बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ कहाँ पर होगी, यहाँ पर आयोडीन के केस में। और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ कहाँ पे होगी, यहाँ पे फ्लोरीन के केस में। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक साइज़। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मतलब कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जैसे बढ़ाएंगे तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि जैसे जैसे ये सी एफ बॉन्ड है, सी सी एल बॉन्ड है, सी बी आर बॉन्ड है और सी आई बॉन्ड है। तो अब देखिए जैसे ही हम यहाँ से आयोडीन की तरफ जाएंगे, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ही हम यहाँ आयोडीन की तरफ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। ग्रुप में जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, हमारी ज़्यादा होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करेगा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, थोड़ा सा खींच लेता है। तो उससे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, हाँ एक ये एग्जांपल भी मैंने लिखा है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एच आई के केस में, और बॉन्ड लेंथ कम किसके केस में होगी, एच एफ के केस में। क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो आयोडीन है वो क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब यहाँ पर हम थर्ड फैक्टर देख लेते हैं। तो थर्ड फैक्टर हमारा क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के। मतलब कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या कहलाती है, तो देखिए हमको मालूम है कि जो बॉन्ड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए आप यहाँ पर कि ट्रिपल बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है, डबल बॉन्ड के केस में थोड़ी ज़्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ कितनी है, 120 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 133 पिकोमीटर। और सिंगल बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 154 पिकोमीटर। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और यहीं पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के साथ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के साथ क्या होता है, कम होता जाता है। वही देखिए यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड एन के केस में भी यहाँ पर देखिए कि सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ है वो सी ट्रिपल बॉन्ड एन के केस में है। और उससे ज़्यादा किस में है, सी डबल बॉन्ड एन के केस में। फिर सबसे ज़्यादा किसके केस में है, सी सिंगल बॉन्ड एन के केस 143 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब देखिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखिए हमारे पास 3 कार्बन है, जो कि जिसमें से एक कार्बन क्या है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उनके बीच में बॉन्ड है। और दूसरा कार्बन कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उनके बीच में बॉन्ड है। और तीसरे हमारे sp हाइब्रिडाइज्ड क्या है, कार्बन है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 154 पिकोमीटर है। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 148 पिकोमीटर है। और जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 138 पिकोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे एस कैरेक्टर पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो परसेंट एस कैरेक्टर है वो कितना है 25% है। और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना है 33% है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना है 50% है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है कम हो रही है। आप यहाँ पर देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर है 50%, लेकिन इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 138 पिकोमीटर है, सबसे कम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि परसेंट एस कैरेक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। मतलब कि परसेंट एस कैरेक्टर जो है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परसेंट पी कैरेक्टर देख लेते हैं। तो देखिए sp3 में परसेंट पी कैरेक्टर कितना है 75% है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट पी कैरेक्टर कितना है 67% है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट पी कैरेक्टर कितना है 50% है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो हमारी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही बढ़ रही है। मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज़्यादा परसेंट पी कैरेक्टर है और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या है सबसे ज़्यादा है 154 पिकोमीटर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि परसेंट पी कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी लिखा है मैंने कि बिगर ऑर्बिटल फॉर्म बिगर बॉन्ड। मतलब कि जो देखिए जो पी ऑर्बिटल है उसका साइज़ क्या होता है बिगर होता है कंपैरिजन टू एस कैरेक्टर, तो इसलिए जो बिगर ऑर्बिटल हैं वो बिगर बॉन्ड क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। चलिए तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट फैक्टर है नेक्स्ट फैक्टर हमारा लोन पेयर। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर क्या है, लोन पेयर रिपल्सन जब बढ़ेगा तो हमारी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बढ़ेगी। अब लोन पेयर रिपल्सन देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ इस बॉन्ड में क्या पड़ेगा रिपल्सन बढ़ेगा। लेकिन इस वाले केस में देखिए कि यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है और यहाँ फ्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो मतलब यहाँ भी क्या बढ़ेगा इसमें रिपल्सन बढ़ेगा इन दोनों के बीच में भी, प्लस नाइट्रोजन के बीच में भी यहाँ पर रिपल्सन बढ़ेगा और नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में भी क्या बढ़ेगा रिपल्सन बढ़ेगा। मतलब कि इस वाले मॉलिक्यूल में रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है इस वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या होगी हमारी ज़्यादा होगी, है ना। तो लोन पेयर रिपल्सन जब बढ़ेगा तो हमारा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। देखिए बॉन्ड लेंथ क्या है कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है बॉन्ड एंगल के, है ना। अब बॉन्ड एंगल यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर PCl5 मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। तो PCl5 मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड में होते हैं। ये देखिए ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला जो क्लोरीन है ये क्या है एक्सियल बॉन्ड में है, और 3 क्लोरीन क्या होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड में होते हैं। ये क्लोरीन इक्वेटोरियल में, ये क्लोरीन इक्वेटोरियल, ये क्लोरीन इक्वेटोरियल। ठीक, तो जो एक्सियल बॉन्ड में होते हैं उनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ये देखिए उनमें क्या होता है 90 डिग्री का, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड में होते हैं उनमें बॉन्ड कितना होता है बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड एंगल देखिए यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड में कम है 90 डिग्री है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी जो एक्सियल बॉन्ड से क्लोरीन जुड़े होंगे। ठीक है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड से जुड़े होंगे उनमें उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो मतलब कि जो ये 3 क्लोरीन हैं ये वाले इक्वेटोरियल वाले इनमें बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जो ये एक्सियल वाले हैं क्लोरीन इनमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नोट्स डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।